नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की विकास यात्रा या भारत का संवैधानिक विकास टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से भारतीय संविधान का जो निर्माण वो प्रारंभ होता है, कौन कौन से एक्ट का इनमें योगदान होता है, किस किस तरह से ये यात्रा प्रारंभ होती है और कब जाके पूर्ण होती है। तो ये चीज़ें देखेंगे इसमें। तो सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो आता है कि संविधान होता क्या, कि संविधान क्या होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि संविधान किसी भी देश की सर्वोच्च मौलिक विधियों का संग्रहण होता है। कि कोई देश है, उसकी जो सर्वोच्च मौलिक विधियां हैं, जो कानून है, अच्छे अच्छे कानून, जो भी उनके कानून है, उनका जो संग्रहण होता है वो ही क्या होता है, संविधान होता है। या दूसरे शब्दों में कहें तो संविधान नीति, नियमों, कानूनों, शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों का एकमात्र क्या होता है, स्रोत होता है। ये सारी चीज़ें कहाँ पे मिलती है, संविधान में संग्रहित मिलती है। संविधान करता क्या है, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के मध्य अधिकारों एवं शक्तियों का स्पष्ट विभाजन करता है। क्या करता है कि जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है, इनके मध्य अधिकारों एवं शक्तियों का स्पष्ट विभाजन करता है कि ताकि इनमें या इनके कार्य क्षेत्रों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना हो एक दूसरे के द्वारा और इनमें कोई टकराव ना हो। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं भारतीय संविधान की विकास यात्रा। भारतीय संविधान की जो विकास काल है ना, वो 1600 ईस्वी से प्रारंभ माना जाता है। कि भारतीय संविधान का बनना जो है ना, प्रत्यक्ष रूप से वो 1600 ईस्वी से प्रारंभ माना जाता है। 1600 ईस्वी में घटना क्या होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है भारत में। ठीक है, तो वहीं से भारत में संविधान के विकास के काल को प्रारंभ मान लिया जाता है। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण घटना होती है 1757 में जाके। कौन सी होती है, प्लासी का युद्ध। ठीक है, ये दो चीज़ें देखनी ज़रूरी हैं संविधान के विकास से पहले, क्योंकि ये आधारभूत चीज़ें थीं। इन्हीं के द्वारा पहली बार व्यापार को छोड़कर और प्रशासन में भी अंग्रेज़ों का या ईस्ट इंडिया कंपनी का दखल प्रारंभ होता है। तो क्या हुआ, 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, 23 जून 1757 में। किन किन के मध्य होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सेना वर्सेज सिराजुद्दौला, जो उस समय बंगाल के नवाब थे। इनके मध्य युद्ध होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व है या अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है वो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किया जाता है। नाम याद रखना, कोई पूछ ले कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो आंसर आएगा लॉर्ड क्लाइव। इस युद्ध का परिणाम क्या निकलता है कि सिराजुद्दौला जो है, इनकी हार हो जाती है, हार जाते हैं युद्ध। और जो इनकी हार का प्रमुख कारण है वो कौन होता है, इनका सेनापति, जो कौन होता है, मीर जाफ़र। ये मीर जाफ़र है, ये क्या करता है कि सिराजुद्दौला की समस्त जो सूचनाएं होती हैं, गोपनीय सूचनाएं, इनकी तैयारी, इनकी रणनीति, वो सारी की सारी कहाँ पहुँचा देता है, लॉर्ड क्लाइव के पास। तो इसकी वजह से, इस धोखे की वजह से, इस विश्वासघात की वजह से सिराजुद्दौला की हार हो जाती है और प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज और भी अत्यधिक ताकतवर हो जाते हैं। प्लासी के युद्ध के बाद 7 साल बाद एक और युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 को, जिसे कौन सा युद्ध कहा जाता है, बक्सर का युद्ध। ठीक है, कब होता है, 22 अक्टूबर 1764 को। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया जाता है, हेक्टर मुनरो। नाम याद रखना, अंग्रेजी सेनापति जो था वो था हेक्टर मुनरो। और स्थानीय शासक जो थे ना, वो संयुक्त रूप से लड़े थे भाई, क्योंकि किसी एक के लिए ब्रिटिश सेना का मुकाबला करना उस समय संभव नहीं था। तो यहाँ पे 3 शासकों की सेनाएं संयुक्त रूप से लड़ती हैं। वो 3 शासक थे, शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब होते, मीर कासिम जो उस समय बंगाल के नवाब थे, और शाह आलम जो उस समय मुग़ल सम्राट थे। इन तीनों की संयुक्त सेना जो है वो क्या करती है, इनसे, ब्रिटिश सेना से लड़ाई करती है। लेकिन इस युद्ध का परिणाम क्या निकलता है कि जो इनकी संयुक्त सेना है उसे क्या करना पड़ता है,
हार का सामना करना पड़ता है। तो ये था बक्सर का युद्ध। अब बक्सर का जो युद्ध होता है उसके परिणाम स्वरूप 1765 में एक संधि की जाती है। ये बक्सर के युद्ध के दबाव के कारण की जाती है, क्योंकि बक्सर के युद्ध में हार हो जाती है तो फिर एक शांति संधि की जाती है। वो क्या कहलाती है? इलाहाबाद की संधि, जो कब होती है? 1765 ईस्वी में। याद रखना, ये बक्सर के युद्ध का परिणाम होती है। इस संधि का जो मुख्य बिंदु होता है ना, जिसके लिए संधि की जाती है, वो ये होता है कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा की जो दीवानी है, जो राजस्व है, जो कर संग्रहण, जो भी चीज़ें थी, वो किसको सौंप दी जाती है? अंग्रेज़ों को सौंप दी जाती है। बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इन तीनों क्षेत्रों की जो दीवानी है वो किसको सौंप दी जाती है? अंग्रेज़ों को सौंप दी जाती है। और यहाँ से अंग्रेज भारत देश में अत्यधिक ताकतवर होना प्रारंभ हो जाते हैं। यहीं से अंग्रेज़ों की स्थिति बहुत सुदृढ़ होने लगती है भाई। ठीक है। अब 1771 में जाके कुछ ऐसी घटित होती हैं चीज़ें जिससे क्या होता है कि कंपनी को घाटा होने लगता है। तो कुछ उनमें कर्मचारियों की गलत प्रवृत्ति थी, कुछ गलत निर्णय थे, आदि सब चीज़ें थी। तो उनको दूर करने के लिए 1772 ईस्वी में एक अंग्रेज अधिकारी होते हैं, कौन? लॉर्ड नॉर्थ। नाम याद रखना कि 1772 में एक अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता में एक गुप्त समिति का गठन होता है। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता में। कब होता है? 1772 ईस्वी में एक समिति का गठन होता है। और इस समिति को जो रिपोर्ट आती है ना, उसके आधार पर ही 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया जाता है। कौन सी समिति के आधार पर? लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी 1772 में, उसकी रिपोर्ट के आधार पर क्या किया जाता है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया जाता है। अब जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके मुख्य प्रावधान क्या क्या हैं वो देखते हैं। पहला काम क्या किया गया कि कर्मचारी जो थे ना कंपनी के, उनके निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये चीज़ें स्पष्ट की गई इसमें कि जो कंपनी का कर्मचारी है वो कंपनी के प्रति ही जवाबदेह होगा। वो अपने स्तर पर या अपने लिए कोई व्यापार संधि या ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा। वो क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ कंपनी के प्रति जवाबदेह होगा, कंपनी के लिए ही काम करेगा या कंपनी को ही रिपोर्ट करेगा। ठीक है। दूसरी चीज़, कंपनी को निर्देश दिया गया कि वह भी क्या करेगी? ब्रिटिश संसद को रिपोर्ट करेगी कि भाई कंपनी जो भी काम करती है वो ब्रिटिश संसद की नज़र में लाना जरूरी कर दिया गया। फिर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का जो सबसे मुख्य प्रावधान जो होता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, जो कब की जाती है? 22 अक्टूबर 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है भाई। किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। कब? 22 अक्टूबर 1774 में। और ये सुप्रीम कोर्ट कहाँ बनता है? ये विलियम फोर्ट में स्थापित होता है। और ये विलियम फोर्ट कहाँ है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। अब यहाँ पे विलियम फोर्ट का जिक्र आया तो विलियम फोर्ट के बारे में बताता हूँ आपको कि विलियम फोर्ट क्या है। ये अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता में बनाया गया एक किला है भाई। ठीक है। इसको दो भागों में बांटा जाता है कि एक तो ओल्ड विलियम फोर्ट, एक न्यू विलियम फोर्ट। ओल्ड विलियम फोर्ट है, उसका निर्माण 1696 से लेकर 1706 तक चलता है, मतलब एक दशक या 10 साल में बनता है ये किला। और किसके द्वारा किया जाता है निर्माण? सर जॉन गोल्ड्सबर्ग की देख रेख में। ये उस समय के कोई अंग्रेज अधिकारी थे, सर जॉन गोल्ड्सबर्ग। इनकी देख रेख में पुराना किला बनता है। कितने दिन तक? 10 साल लगते हैं, 1696 से 1706 ईस्वी। फिर दूसरा पार्ट है नया वाला किला या न्यू विलियम फोर्ट। यह कब होता है? 1757 का जो प्लासी का युद्ध होता है उसके तुरंत बाद इसका निर्माण कार्य प्रारंभ होता है 1758 में। और जो कब तक चलता है? 1781 तक चलता है। और ये किसकी देख रेख में बनता है? रॉबर्ट क्लाइव की देख रेख में। तो 22 अक्टूबर 1774 को कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है विलियम फोर्ट किले में, जो कहाँ है? हुगली नदी के
किनारे स्थित है। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई तो सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या चाहिए, जज भी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए जजों की 1+3 की व्यवस्था की गई कि एक तो मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। जो सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, सर एलिजा इम्पे। ये नाम आपको हर जगह मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा इम्पे। ठीक है। लेकिन जो 3 अन्य न्यायाधीश थे इनकी सहायता के लिए ये नाम आपको हर कहीं पे नहीं मिलेंगे। मैं बता देता हूँ ये 3 नाम कौन थे। एक थे जॉन हाइड, दूसरे जज थे लिमेस्टर और तीसरे जज थे चैम्बर्स। तो कुल मिला के ये 4 जज हुए, एक मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश जॉन हाइड, लिमेस्टर और चैम्बर्स। ठीक है। अब जब ये सुप्रीम कोर्ट स्थापित होता है तो उससे पहले भारत में क्या प्रचलित होती हैं अंग्रेजों के द्वारा, मेयर अदालत। तो ये सुप्रीम कोर्ट इन मेयर अदालतों को प्रतिस्थापित या रिप्लेस कर देता है। मेयर अदालत के देखते हैं कि मेयर अदालतें आखिर थी क्या। तो ये सुप्रीम कोर्ट से पहले जो ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना उसके हाईएस्ट कोर्ट थे, इनसे ऊपर कोई अदालत नहीं थी। और ये कहाँ कहाँ स्थापित थी, मद्रास, कलकत्ता एवं बम्बई, इन तीनों जगह पर क्या स्थापित थी, मेयर अदालत। और इनकी स्थापना कब होती है, 1726 के चार्टर एक्ट द्वारा स्थापित होती है। क्या स्थापित होती है, मेयर अदालत किससे स्थापित होती है, 1726 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा। और इनको प्रतिस्थापित कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जो कब स्थापित होता है, 22 अक्टूबर 1774 में। ठीक है। अब अगला जो महत्वपूर्ण प्रावधान होता है वो क्या होता है, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसका प्रमोशन कर दिया जाता है, उसकी उपाधि बढ़ा दी जाती है और वो क्या बन जाता है, अब गवर्नर जनरल, जी मतलब गवर्नर जनरल। और जो प्रथम गवर्नर जनरल होता है वो कौन होता है, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, याद रखना कि प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। अब गवर्नर जनरल जो होता है इसकी मदद के लिए बंगाल में एक प्रशासक मंडल का गठन किया जाता है भाई, कि इसको प्रशासनिक कार्यों में, सैन्य कार्यों में, राजस्व कार्यों में थोड़ी आसानी हो। इसकी सहायता करने के लिए एक मंडल का गठन किया जाता है जिसमें कौन कौन होते हैं, एक तो गवर्नर जनरल खुद होता है और 4 अन्य पार्षद होते हैं। ठीक है। तो ये 4 अन्य जो सदस्य थे इनके नाम भी नहीं देखने को मिलते हैं आपको कहीं पे, मैं बता देता हूँ। ये 4 जो अन्य सदस्य थे इनके नाम थे क्रमशः मानसन, बारवेल, क्लेवारंग और फिलिप फ्रांसिस। ये चारों जो सदस्य थे ये पार्षद कहलाते थे और इनका कार्य होता था वारेन हेस्टिंग को कोई सलाह देना, उनकी प्रशासन में सहायता करना। ये जो चारों सदस्य थे इनका कार्यकाल निर्धारित किया गया कि ये अपनी नियुक्ति से 5 वर्ष तक क्या करेंगे, कार्य करेंगे। अब जो ये प्रशासक मंडल बनता है 5 सदस्यों का, इसको ये अधिकार दे दिया गया कि ये कानून बना सकता है। इसको स्वतंत्र किया गया इस दृष्टि से कि ये कानून बना सकता है, लेकिन कोई अनुचित या अन्यायपूर्ण कानून ना बना दे, इसके लिए इस पर यह अंकुश लगाया गया कि ये कानून तो बना सकता है लेकिन उस कानून को लागू करने के लिए किसकी ज़रूरी, भारत सचिव की अनुमति जो है वो क्या कर दी जाती है, ज़रूरी कर दी जाती है। कि कानून बना लो आप लेकिन वो लागू तभी होगा जब उसे क्या मिलती है, भारत सचिव की अनुमति मिलती है, उससे पहले ये कानून लागू नहीं होगा। ठीक है। ये था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद जो एक्ट आता है वो आता है 1781 का अधिनियम, जिसको क्या नाम दिया जाता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ज़्यादातर लोग इस एक्ट को पिट्स इंडिया एक्ट से जोड़कर देखते हैं कि ये 1784 का अधिनियम है, उसका ही भाग है, लेकिन नहीं, ये पूर्णतया अलग है। ये 1773 का जो एक्ट होता है उसका संशोधित रूप है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है। इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट में मुख्य प्रावधान क्या किए जाते हैं कि इसमें एक तो जो कलकत्ता की सरकार है, जो कलकत्ता का प्रशासक मंडल गठित हुआ था ना, उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया जाता है। क्या किया जाता है
कि कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया जाता है। तथा दूसरा प्रावधान, कानून बनाने तथा लागू करने में भारतीय रीति रिवाजों तथा सामाजिक परंपराओं का सम्मान करने का निर्देश दिया गया है। ये इस तरह का पहला प्रावधान था। कहीं उल्लेख मिलता है भारतीय परंपराओं या भारतीय सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए कि 1773 का जो 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट होता है, उसमें ये निर्णय किया गया कि अगर कोई कानून लागू करना है तो उसमें क्या किया जाए कि भारतीय जो रीति रिवाज हैं उनको पूरा सम्मान दिया जाए, उनके विरुद्ध कोई कानून लागू ना किया जाए। ठीक है। जो इसका तीसरा प्रावधान था वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट पर रोक लगा दी जाती है कि वह किसी कर्मचारी के विरुद्ध तब तक कोई कार्यवाही नहीं करेगा अगर वो कर्मचारी कंपनी के फायदे के लिए या कंपनी के कर्मचारी की हैसियत से कोई कार्य करता हो। अगर वो अपने स्वार्थ के लिए या निजी कोई कार्य करता है तो सुप्रीम कोर्ट कार्यवाही कर सकता है, लेकिन अगर वो कंपनी के लिए कोई कार्य कर रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई कार्यवाही नहीं करेगा। ये था छोटा सा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ठीक है, याद रखना ये 1773 का क्या है, संशोधित रूप है। ठीक है। इसके बाद जो अगला एक्ट आता है वो आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसका नाम जो है पिट्स इंडिया एक्ट का, वो किसके नाम पर पड़ता है? ब्रिटिश युवा प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट, क्योंकि इनकी देखरेख में क्या होता है, ये अधिनियम पारित होता है विलियम पिट की देखरेख में। तो इसका नामकरण भी इनके नाम पर कर दिया जाता है। क्या नाम रखा जाता है? पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है। ये पहला अधिनियम था ऐसा जिसमें क्या होता है, द्वैध शासन की झलक देखने को मिलती है। द्वैध शासन की झलक कैसे, बताता हूँ कि ब्रिटिश सरकार भारत में कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखती थी। कि ये तीन जो विभाग थे इन पर ब्रिटिश सरकार नियंत्रण रखती थी, कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व। तो एक तरफ तो ब्रिटिश सरकार कार्य कर रही है, दूसरी तरफ व्यापार में कंपनी का एकाधिकार बना रहता है। कंपनी किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को हटा सकती थी और किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को नियुक्त कर सकती थी। तो इस प्रकार से दोहरी व्यवस्था चलती है, एक तरफ ब्रिटिश सरकार की और दूसरी तरफ कंपनी की। इसीलिए कहा गया है कि जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, इससे क्या मिलता है, पहली बार द्वैध शासन की झलक देखने को मिलती है। अब इस एक्ट के जो मुख्य प्रावधान थे वो इस प्रकार थे कि एक 6 कमिश्नरों के नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की जाती है जिसकी देखरेख में सारा कार्य चलता है। दूसरा, भारत में गवर्नर जनरल परिषद के जो सदस्य 4 हुआ करते थे, अब उनकी संख्या घटाकर कितनी कर दी जाती है? 3 कर दी जाती है, एक एक कम कर दिया जाता है। तथा इसके साथ ही मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर हैं उनकी सहायता के लिए भी 3 सदस्यों की एक परिषद का गठन कर दिया जाता है। तथा चौथा जो प्रावधान था वो ये था कि भारत में जो अंग्रेज अधिकारी नियुक्त होते हैं तथा अगर वो कोई गलत कार्य करते हैं तो उन पर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की जाती है। कहने का तात्पर्य ये था कि अगर कोई अधिकारी कुछ करता है तो उस पर भारत में मुकदमा नहीं चलता, कहाँ चलाया जाएगा? इंग्लैंड में। इसके लिए एक कोर्ट की स्थापना इंग्लैंड में की जाती है। तो ये थे 3 छोटे से अधिनियम, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का सेटलमेंट एक्ट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इससे आगे का विकास हम बाद में पढ़ेंगे अगले वीडियो में, पार्ट में, जो जल्दी आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा। अतः अगर आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।